हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ। और मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत के प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रेणियां। इससे पिछली क्लास में मैं आप लोगों को हिमालय पढ़ा चुका हूं, तो मैं इसमें हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो यूट्यूब परिवार है वो आप लोगों के सहयोग से ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो मित्रों, आज हम जो बात करते हैं वो है भारत के प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रेणियां। इनमें हम हिमालय को पढ़ चुके थे। देखिए, सबसे पहले आप लोग चित्र पर देख पा रहे होंगे, मैंने सबसे पहले पठार बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम पठारों की बात करें कि पठार होता क्या है, तो मैंने बताया था कि ये मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रेणी है। ये कोई पर्वत श्रेणी है, मतलब हम ये कहेंगे ऐसे पर्वत जिनके शिखर होते हैं या जिन पर क्या होती हैं, चोटियां होती हैं। अरे भाई, ये एक चोटी है, तो ऐसे पर्वत जिन पर चोटियां हैं वो पर्वतों में आते हैं, पर्वत की चोटियां होती हैं। और ऐसे पर्वत, या हम कहेंगे ऐसे पर्वत जिन पर क्या है, चोटियां नहीं है। ऐसे पर्वत जिन पर चोटियां नहीं है, ये वे भाग हैं जो जमीन से तो ऊपर उठे हुए हैं पर ऊपर कैसे हैं, समतल हैं। इन्हें क्या कह देते हैं, तो ऐसे भागों को ही कह देते हैं पठार। प्रतिशत मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, तो मैंने आपको जो वैसे अगर पठारों की बात करें तो ये जो मैंने पठार बनाए हैं, 3 या 4 पठार यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनके भी कई छोटे छोटे भाग हैं, पर आपके एग्जाम में अधिकतर ये पठार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पठार की बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को और मालवा के पठार की आकृति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोग देखिएगा कि एक अनुमान से अगर देखें तो ये लगभग कैसा बन रहा है, एक त्रिभुज जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो दक्कन का जो पठार है इसकी आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है। ऐसे ही आप मालवा का पठार देखेंगे तो देखो ये भी एक त्रिभुज की तरह है, तो इसकी आकृति भी एक त्रिभुजाकार बन जाती है। ठीक है ना। अब एक एक करके, मैंने दक्कन का पठार कहा, तो देखो दक्कन का पठार सबसे पहले हम इसकी आकृति की बात करते हैं कि दक्कन के पठार की जो आकृति है वो क्या है। तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। दूसरी बात करें कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग 8 राज्यों में है। 8 राज्यों में इसका विस्तार है। आप लोग देख पा रहे हैं कहां तक जाता है ये। नीचे तमिलनाडु को भी कुछ भाग टच करता है इसका, ये केरल को भी टच करता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये महाराष्ट्र रहा, ये कर्नाटका रहा। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों में ये पठार विस्तरित है। विशेष तौर पर देखो 8 राज्य में से अगर अधिकतर देखें तो कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र है, कर्नाटक में इसका क्षेत्र है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसका काफी क्षेत्र है। तो कुल मिला के अधिकतर जो भाग है वो इन 3 में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये और भी राज्यों में टच करता है। ठीक है ना। अच्छा, दक्कन के पठार की जो अगर हम औसतन ऊंचाई की बात करें, हम बात करते हैं कि दक्कन का जो पठार है इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी औसतन ऊंचाई रहती है आपकी 300 से 900। कितनी रहती है भाई, इसकी जो औसतन ऊंचाई रहती है वो 300 से 900 मीटर रहती है। ये इसकी औसतन ऊंचाई है दक्कन के पठार की। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो विशेष बात एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है वो आपने सुना भी होगा। इसमें एक यहाँ दक्कन ट्रैम्प है। क्या है यहाँ पे, तो आपने एक नाम सुना होगा बहुत बार, मैं यहाँ लिखता हूं, वो नाम है आपका दक्कन ट्रैम्प। क्या नाम है, ये दक्कन ट्रैम्प नाम सुना होगा आपने। ये क्या है, तो दक्कन के पठार में इस तरफ जो पाई जाती है ये दक्कन ट्रैम्प है। ठीक है नहीं। दक्कन ट्रैम्प का मतलब एक तरह का ऐसा क्षेत्र है, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र। दक्कन ट्रैम्प क्या है, तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। दक्कन ट्रैम्प दक्कन के पठार में काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। और दक्कन ट्रैम्प के अगर विस्तार की बात करें तो प्रमुख तौर पर जो इसका विस्तार है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात और
महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी मिलता है ये दक्कन ट्रैप का क्षेत्र, ठीक है नहीं। मतलब ये जो भाग है यहाँ पे ये बहुत ढेर सारी काली मिट्टी है, क्योंकि ये जो बना है वो आग्नेय चट्टानों से बना है, लावा से बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके अपक्षय से ही यहाँ पे काली मिट्टी बनी हुई है। काली मिट्टी को आप जानते ही हैं, इसको कहा जाता है रेगुर। काली मिट्टी को और क्या कह दिया जाता है, तो इसको रेगुर मिट्टी भी कह दिया जाता है, इसको कपासी मिट्टी भी कह दिया जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कह दिया जाता है। और इसमें जो अधिकता होती है, काली मिट्टी काली क्यों होती है, तो उसका कारण होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड ये इसकी कालीपन का कारण है, ठीक है ना। और बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा दक्कन ट्रैप है। और कहाँ है दक्कन ट्रैप, तो वो है आपकी गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। पठार पूछ ले कि किस पठार पर है, तो वो है आपका दक्कन का पठार। तो ये सामान्य क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगली अगर हम बात करते हैं तो मालवा का पठार। आप दूसरा देखेंगे क्रम में जो पठार है वो कौन सा है, तो दूसरा मालवा का पठार है। अगर हम मालवा के पठार की क्षेत्र की बात करें कि मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के इलाका में है। मालवा आपने बहुत बार इतिहास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मालवा नरेश। तो मालवा पहले एक रियासत भी रही है, ठीक है नहीं। तो जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार, मालवा पठार की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, तो विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में है। और देखो मालवा का पठार अलग अलग तौर पर विभाजित भी है, ऐसा नहीं कि ये एक ही है, ठीक है नहीं। मालवा का पठार में आपका बुंदेलखंड भी रहता है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, ये इसी के पार्ट हैं। अगर हम मालवा के पठारों की पार्टों की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें बुंदेलखंड इसी का इलाका है, इसके अलावा बघेलखंड भी क्या है भैया, इसी का इलाका है, ठीक है ना। तो ये सब मालवा के ही इलाके हैं। कहाँ है ये, तो मैंने बताया मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और आपके उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे थोड़ा बहुत आगे के क्षेत्रों में भी ये जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मालवा का पठार है। अच्छा देखो मालवा के पठार की आकृति को देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, ये इसकी आकृति है। तो इसकी आकृति भी कैसी है, तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। मालवा का पठार भी कैसा है, तो मालवा का पठार भी आपका त्रिभुजाकार है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं, तो पूर्व की अगर बात करें तो इसके बुंदेलखंड है। मालवा के पठार के अगर हम पूर्व में देखें तो बुंदेलखंड है, और पश्चिम की ओर देखें यहाँ पे पश्चिम में, यहाँ पे तो यहाँ पे ये अरावली है। क्या है, ये वाला जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका, ये अरावली है। इसके पश्चिम की तरफ अरावली पर्वत श्रेणी है और इसके पूर्व की तरफ देखें तो मैंने बताया था बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको भी, इधर बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड याद रखिए, ये बुंदेलखंड है, ठीक है ना। तो ये जो मालवा का पठार है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और विशेष तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का लगभग 28 से 30% भाग इसी पठार पर ही बसा हुआ है। जो इसके बड़े बड़े जिले हैं वो इसी पर हैं, ठीक है नहीं। भोपाल भी इसी पर बसा हुआ है, ठीक है। तो काफी प्रसिद्ध रहा है आपका मालवा का पठार। अगला देखिए, बहुत बार केवल सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है छोटा नागपुर पठार से। तो ये पूछा जाता है कि नागपुर पठार कहाँ है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीधा दिमाग नागपुर पर पहुंच जाता है, तो महाराष्ट्र में है, संतरे के लिए जो प्रसिद्ध जगह है, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो सबसे ज्यादा झारखंड में है, ठीक है। आप देख रहे हैं स्थिति,
कि झारखंड में, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा देखो इधर उधर भी टच करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको छोटा नागपुर पठार जो हम देखने वाले हैं अभी वो क्या है आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थिति की कि ये कहाँ पे है, तो स्थिति में देखें तो सबसे ज्यादा ये कहाँ है। अगर कभी एक ऑप्शन आए तो आप झारखंड लगाएंगे, झारखंड में सबसे ज्यादा विस्तरित है। इसके अलावा ये बिहार में इसका भाग पड़ता है, ये बिहार में है। बिहार के अलावा ये बंगाल में है, बंगाल के अलावा ये उड़ीसा को भी टच करता है, तो उड़ीसा में, ठीक है ना। तो विशेष तौर पे ये इन राज्यों में, हाँ ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी टच करता है। तो इस तरह से प्रमुख तौर पे इन राज्यों में विस्तरित है। पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा कभी पूछा जाए तो आपको झारखंड लगाना है। कभी पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, तो आपका क्या जवाब होगा कि झारखंड में स्थित है। अच्छा, एक विशेष बात, इससे कई और क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे ये बना कैसी चट्टानों से है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये बना है गोंडवाना से। ये कैसी चट्टानों से बना है, तो ये गोंडवाना चट्टानों से बना है। और गोंडवाना चट्टानों से बनने के कारण ही इस पठार में सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण है। क्या है भाई, सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा जो कोयले का भंडारण है, सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण वो इसी पठार में है। एक और बात कभी ये और पूछ लेता है, देखो जो कोयला है भारत में वो हम सबसे ज्यादा गोंडवाना की चट्टानों में निकलता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आप एक बात और जान लीजिए कि जो कोयला निकलता है भारत में सबसे ज्यादा, वो कैसा निकलता है, तो कोयला जो निकलता है ना वो बिटुमिनस निकलता है सबसे ज्यादा। बिटुमिनस कोयला की जो 4 श्रेणियां हैं उनमें से बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा निकलता है, जो दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। जबकि सबसे जो अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। और एंथ्रासाइड आप लोग जानते हैं कि भारत में केवल जम्मू कश्मीर से ही निकलता है। एंथ्रासाइड कहां से निकलता है, तो एंथ्रासाइड भारत में केवल जम्मू कश्मीर से निकलता है, इस बात को याद रखिए। और गोंडवाना के क्षेत्रों से जो कोयला, या छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्रों से जो कोयला निकलता है वो कौन सा है, तो वो बिटुमिनस है। और आप लोग जानते हैं कि गोंडवाना से ही भारत का 98% कोयला निकलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत कम मात्रा में कोयला है हमारे यहाँ एंथ्रासाइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो छोटे नागपुर की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे अयस्क रहते हैं, ठीक है नहीं, और भी बहुत सारे अयस्क हैं इसमें। और ये जो बना है, ये जो बना है वो कभी दक्कन का पठार का ही एक भाग रहा है, दक्कन के पठार से ही बना है। 12 करोड़ वर्ष पहले लगभग ये इसी का भाग था, ठीक है नहीं। और फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा है, ठीक है, या उत्तर की ओर खिसका है, खिसक नहीं रहा, खिसका है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर की, कभी कभी उच्च शिखर पूछ लिया जाता है, सबसे ऊंची पहाड़ी पूछ ली जाती है, तो कौन है, तो वो पारसनाथ है, ठीक है ना। छोटा नागपुर की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो क्या है, तो सर्वोच्च शिखर याद रखिए इसका। इसका जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर वो है आपका पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। जो पारसनाथ है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1350 मीटर का है, जो छोटा नागपुर का ही सर्वोच्च शिखर है। ये पारसनाथ है, 1350 मीटर का है, इसी पे पड़ता है। इसके अलावा इस पर और भी पहाड़ियां हैं, अयोध्या की पहाड़ियां, इसके अलावा यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां, तो और भी पहाड़ियां यहाँ पे स्थित हैं, वो अभी आप पहाड़ियों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं पूर्वांचल में आप देखेंगे कि इधर पूर्वी भारत में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेघालय का पठार भी स्थित है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूं इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 2 पार्ट और हैं, एक ये पूर्वी घाट और इधर वाला क्या है, तो पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं क्या है, ठीक है। देखिए
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और इसमें हम जो पढ़े तो पहाड़ियों को पढ़ेंगे, तब देखते हैं इनको। तो देखो पठारों के बाद अगर हम अन्य पहाड़ियों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप इसी को ले लीजिएगा, अरावली श्रेणी। ये क्या है? सबसे पहले अभी मैंने बताया था आपको, ये है अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से और आगे तक जाती है। ठीक है, दिल्ली पे जाके ये समाप्त होती है। तो देखो अरावली को जब भी हम पढ़ेंगे तो कई बार पूछ लिया जाता है अरावली के विषय में कि ये कैसा पर्वत है। तो मैंने बताया ये विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है ये? तो मोड़दार है, और वर्तमान में कैसी पहाड़ी है? तो एक अवशिष्ट पहाड़ी है ये। कैसी पहाड़ी है? तो अवशेष पहाड़ी, अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है ये। ठीक है, और इससे पूछ लेता है कि ये कैसा पर्वत है? तो विश्व का सबसे प्राचीन, ये विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, अभी वर्तमान में ये अवशिष्ट है। इसके अलावा पूछता है कि इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। अगर हम गुरु शिखर की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर है कहाँ? तो ये आपका माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है ये? तो इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये है आपका माउंट आबू सिरोही राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में ये है जो इसका सर्वोच्च शिखर है। अच्छा, माउंट आबू की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि माउंट आबू ये काफी प्रसिद्ध जगह है, विशेष तौर पे जैन धर्म के लिए, क्योंकि यहाँ दिलवाड़ा मंदिर भी है, दिलवाड़ा पहाड़ियों पर। ठीक है नहीं, तो जैन धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है माउंट आबू। याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर है। ठीक है, अगला, अच्छा हाँ, कभी ये पूछ लेता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म का, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दो व्यक्ति थे, वास्तुपाल और तेजपाल। तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो व्यक्तियों ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाए थे। विशेष तौर पे जब ये बने थे जैन मंदिर तो किसके लिए थे? तो ये गर्भगृह में वो पहले जो ऋषभनाथ जी थे, जैन के जो पहले मुनि थे ऋषभनाथ जी, या जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे, उनके लिए बनाए गए थे। और वर्तमान में तो वहां बहुत सारे मंदिर हैं, पर आप अगर कभी एक पूछा जाए तो ये पारसनाथ जी के लिए, वो सॉरी ये ऋषभनाथ जी के लिए है। ठीक है, अगला देखिए, अब अगर हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की, तो ये कहां से कहां तक है? मैंने आपको बताया ये राजस्थान से होती हुई, ये जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान से होती हुई कहां तक जाती है? तो राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक जाती है ये। ठीक है ना, और दिल्ली से संबंधित कभी ये क्वेश्चन और बन जाता है कि जो दिल्ली है वो अरावली की किस पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है? तो देखो दिल्ली कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, या दिल्ली ना कह के ऐसे पूछ ले कि संसद भवन कहाँ है। ठीक है ना, ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना दिल्ली जो स्थित है वो अरावली की रायसेना पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अरावली की रायसेना पहाड़ी पर स्थित है। रायसेना पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली। ठीक है ना, और कौन सी दिल्ली? तो नई दिल्ली कहिएगा आप इसको। ये नई दिल्ली है जो रायसेना पहाड़ी पर स्थित है, जहां आपका संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, वो सब इस श्रेणी पर स्थित है। तो काफी लंबी श्रेणी है ये। ठीक है, अच्छा एक और अगर बात करते हैं कि वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि राजस्थान में इसका बहुत तेजी से क्या हो रहा है, खदान हो रहा है। कुल मिला के इससे बहुत सारा पत्थर और वो सब निकाला जाता है। तो बहुत ज्यादा राजस्थान में देखी होगी, काफी विस्तृत है ये पर्वत श्रेणी, है ना। अच्छा, इसके अलावा इसकी अगर जनजाति की बात करें कि यहाँ कौन सी जनजाति रहती है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रहता है भील। कौन सी जनजाति रहती है? तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भील रहते हैं सबसे ज्यादा। पूछ लेता है कभी जनजाति के विषय में, तो यहाँ जो निवास करने वाली जनजाति है, कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो यहाँ पे रहते हैं भील।
सबसे ज्यादा इसके आसपास के क्षेत्रों में भील, ठीक है ना। और अरावली का हाँ एक और नाम है, वो भी देख लीजिएगा, तो इसको कहीं कहीं आपको आड़ा वाला पर्वत के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अरावली से बनने वाले सामान्य प्रश्न थे, मैंने बताया कि इस तरह से स्थित है। अब अरावली के बाद दूसरी एक और हम पर्वत श्रेणी पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारे क्रम में आपका नीलगिरी। नीलगिरी को भी बहुत पूछा जाता है, तो अगला देखिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे, हम नीलगिरी को देखते हैं। और देखिए नीलगिरी की बात करते हैं तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, और एक आपके ब्लू माउंटेन नीले पर्वत भी है, ठीक है। तो देखो दोनों में अंतर बता देता हूं। नीलगिरी को अगर देखें कहाँ है, तो नीलगिरी यहाँ पे है, ये जो स्थान है, ठीक है ना, ये जो स्थान है, ये स्थान पर नीलगिरी है। ये क्या है, तो यहाँ पे है आपका नीलगिरी। और इसके अलावा अगर इसके नीचे की तरफ हम देखें, यहाँ पे अगर देखें, ये जो पहाड़ियां हैं इनको बोला जाता है कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां, या आप इनको कह सकते हैं इलायची की पहाड़ियां। इलायची क्या कह सकते हैं, तो इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ है, तो ये यहाँ पे स्थित हैं। नीलगिरी यहाँ पे, और ये जो पहाड़ी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। इनको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये अगर हम देखें पश्चिमी घाट के नीचे ये 3 प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। पहली वाली जो सबसे ऊपर है वो नीलगिरी है, उसके बाद ये वाली यहाँ पे जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है, और सबसे नीचे जो है वो है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। इन पर इलायची की खेती की जाती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कार्डेमम में इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो अब आप समझ पाए होंगे इनको, या नीलगिरी कहाँ है तो समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की अगर बात करते हैं हम जो भी पढ़ने वाले हैं नीलगिरी, नीलगिरी की बात करें तो ये भी एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। और नीलगिरी में स्थान की अगर बात करें कहाँ है ये, तो विशेष तौर पर कभी एक राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु में है। कहाँ है नीलगिरी, तो ये तमिलनाडु में है। पर अगर कई एक राज्य पूछे तो देखो तमिलनाडु के अलावा ये केरल को टच करती है, केरल के अलावा ये कर्नाटक को भी टच करती है। तो केरल और कर्नाटक इन दोनों को ही टच करती है, पर एक पूछा जाए तो विस्तार सबसे ज्यादा इसका तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट इसी पर जाके खत्म होता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट कहाँ पे खत्म होता है, तो पश्चिमी घाट जो आपका खत्म होता है वो नीलगिरी पर जाकर ही खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके सर्वोच्च शिखर की, तो डोडा बेटा इसका सर्वोच्च शिखर है। अगर हम नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं, इसका सर्वोच्च शिखर, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका डोडा बेटा। डोडा बेटा इसका सर्वोच्च शिखर है जो 2637 मीटर का है। डोडा बेटा इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 2637 मीटर ऊंचाई है डोडा बेटा की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये क्यों प्रसिद्ध है पहाड़ियां, तो ये इन पे एक विशेष प्रकार की कृषि करने वाली जनजाति है। कृषि की जाती है चाय की। कृषि किसकी होती है यहाँ पे, चाय की। तो इन पहाड़ियों पर चाय की खेती की जाती है, और जो चाय की खेती करने वाली जनजाति है, या आप ये कह सकते हैं कि इस पर निवास करने वाली जनजाति, नीलगिरी पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो वो जनजाति है आपकी टोडा। टोडा जनजाति नीलगिरी पर निवास करती है, और यही चाय उगाते हैं यहाँ पे। बहुत बार पूछ लेता है कि नीलगिरी पर चाय उगाने वाली कौन सी जनजाति है, तो वो कौन सी जनजाति है, टोडा जनजाति है। अच्छा, एक और देखिए कि जो ये टोडा जनजाति है इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक तो ये भारत की सबसे छोटे कद की जनजाति है। इसकी विशेषता है कि ये जनजाति भारत की सबसे छोटे कद की है, सबसे छोटे कद की जनजाति है।
सबसे छोटे कद की, ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। मैंने जब अफ्रीका पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि विश्व की जो सबसे छोटे कद की जनजाति है वो कौन सी है, ठीक है नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा याद रहा है कि नहीं रहा। उसके अलावा दूसरा देखिएगा तो भारत की जो सबसे छोटे कद की जनजाति है टोडा है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा सुंदर जनजाति भी है भारत की। और एक प्रथा है इन लोगों में, वो है आपकी बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा भारत की एकमात्र जनजाति जिसमें है वो कौन सी है, तो टोडा ही है, ठीक है। इसके अलावा और ये किसी में नहीं है बहुपति प्रथा, ठीक है। तो ये आपकी नीलगिरी है। और नीलगिरी के बाद अगर हम बात करते हैं तो कई एक बार ऐसे भी पूछ लेता है आपको कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो वैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखो ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये क्या है आपका, ये पूरा क्षेत्र ही पूर्वी घाट है ये वाला। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका नीलगिरी पर। तो ये पॉइंट भी सी नोट करके लिख देना कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ मिलता है, तो ये भी नीलगिरी पर ही मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश में या मालवा के पठार पर देखें तो मालवा के पठार पर भी कई पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर हम उन पहाड़ियों की बात करते हैं तो स्थिति को देखें उनके, तो सबसे पहले इसमें जो है विंध्याचल नाम सुना होगा आपने, विंध्याचल पर्वत बहुत बार सुना होगा। तो देखो इसमें मालवा में ऊपर की तरफ यहाँ जो स्थित है वो विंध्याचल श्रेणी स्थित है। इसके अलावा नीचे जो स्थित है इसके, ये सतपुड़ा है। और यहाँ पर जो स्थित है, ठीक है ना, वो आपका मैकाल है, मैकाल की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, ठीक है ना, ये यहाँ पर स्थित हैं। मैं देखो नाम लिख देता हूं, आप समझ पाएंगे। ये वाली ऊपर वाली कौन सी है, तो ये है विंध्याचल। कौन सी है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके नीचे जैसे ही आएंगे ये वाली कौन सी है, तो ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद ये तो महादेव पहाड़ियां लिख लीजिएगा, ये है आपकी महादेव पहाड़ियां, ठीक है, जो कहाँ पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। और इनके कई एक बार आपको उच्च शिखर पूछे जाते हैं। तो देखो जो विंध्याचल है इसका उच्च शिखर है अमरकंटक। विंध्याचल का जो उच्च शिखर है वो है आपका अमरकंटक। अमरकंटक इसका उच्च शिखर है, ठीक है ना। और अगर हम अमरकंटक की बात करते हैं तो कई नदियां यहां से निकलती हैं, विशेष तौर पे नर्मदा। कई नदियों का जो उद्गम स्थल है वो क्या है आपका अमरकंटक है। और अमरकंटक की बात करें तो मैंने बताया यहाँ से जो नदी निकलती है विशेष तौर पे कौन सी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। और एक और जो विशेष बात है वो ये है कि जो अमरकंटक की ऊंचाई है वो है आपकी 1048 मीटर के आसपास है, ये लगभग में है, ठीक है। बुक में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। अगला देखिए, अमरकंटक के बाद विंध्याचल की अगर हम और भी बात करते हैं तो विंध्याचल ही वो श्रेणी है जिससे भारत को दो भागों में बांटा गया है। ये विंध्याचल की विशेष बात है, तो आप इसको याद रखिएगा। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसकी ये विशेषता है, कभी पूछ ले कि भारत को दो भागों में बांटने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो भारत को जो दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी है उसका नाम कौन सा है, विंध्याचल। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही भारत को दो भागों में विभाजित करती है, भारत को दो भागों में बांटती है। और वो कौन कौन से भाग हैं, वो कौन कौन से भाग हैं भाई, तो आप लोग जानते हैं कि इसको बोल देते हैं प्रायद्वीपीय और उसको उत्तरीय भारत, ठीक है नहीं, प्रायद्वीपीय और उत्तरीय भारत बोल देते हैं। तो उसका कारण ये है विंध्याचल, विंध्याचल से ऊपर को उत्तरीय और नीचे को प्रायद्वीपीय बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा का वो है आपका धूपगढ़ी। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है वो है आपका
धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 है, ठीक है नहीं, याद रखिएगा धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। इसको धूपगढ़ी, कहीं कहीं धूपगढ़ भी कह देते हैं, सतपुड़ा श्रेणी को, ठीक है। ये आपकी हो गई महादेव पर्वत श्रेणियां। इसके बाद मैंने बताया था इसी क्षेत्र में, नागपुर के क्षेत्र में ऊपर की तरफ यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये वाला जो इलाका है, इसके नीचे यहाँ पे ये अयोध्या की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ, तो यहाँ ब्लू माउंटेन, कौन से पर्वत है यहाँ ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे मिजो की पहाड़ियां हैं। यहाँ अगर देखें भारत में तो ये हैं आपकी मिजो की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां। यहाँ देखें तो ये नागालैंड की पहाड़ियां हैं, या नागा पहाड़ियां कहेंगे इनको, और नागालैंड नहीं सॉरी, नागा पहाड़ियां। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखें यहाँ तो ये पटकाई है। ये कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ है आपकी पटकाई पहाड़ियां हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे और कौन सी हैं, तो यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया। इन तीनों के नाम याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया, ये क्रमबद्ध हैं, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और ये बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम मेघालय में, ठीक है नहीं, तो वो उनका कारण यही है, यहाँ से जो भी मानसून उठता है वो इन्हीं पहाड़ियों में अटक जाता है। ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे इन क्षेत्रों में, और इन्हीं में फंस के वो यहीं बारिश करता रहता है लगातार। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय है, चेरापूंजी हो चाहे मासिनराम हो, ठीक है नहीं, तो ये तीनों पहाड़ियां ही क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। एक और बात, मेघालय में ही जो जनजातियां हैं वो इन्हीं के नाम से हैं, गारो खासी जयंतिया, जो इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। तो ये पर्वत थे आपके। अच्छा, इसके अलावा देखो अगर हम और बात करते हैं तो आपका इसमें ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और रह गया, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इनको एक बार आपको ये भी बता देता हूँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के विषय में, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पश्चिमी घाट की, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो पश्चिमी घाट है वो देखो यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये कुंदराई दर्रा है महाराष्ट्र में, ठीक है नहीं, तो वहां से प्रारंभ हो जाता है और नीलगिरी पे समाप्त होता है। अगर बात करें स्थिति की तो ये कुंदराई एक दर्रा है, कहीं कुंदराई दर्रा दिया होगा, और ये है आपकी नीलगिरी। तो कुंदराई दर्रे से नीलगिरी तक ये पश्चिमी घाट की लंबाई है। इसकी अगर हम कुल लंबाई को देखते हैं तो ये लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर, मतलब पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। इसके अलावा अब अगर हम इसकी चौड़ाई को देखें तो आप लोग देख पा रहे हो चौड़ाई पूर्वी घाट की ये है, पश्चिमी घाट यहाँ से इतना चौड़ा है। तो इसकी जो चौड़ाई है, देखो चौड़ाई हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो आपकी उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। आप इसकी औसतन देख लीजिएगा, औसतन अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो औसतन चौड़ाई है, देखो इधर अगर बात करें तो 100 से 150 है, इधर बात करें तो 50 से 100 है, तो लगभग हम ये कहेंगे कि 100 किलोमीटर इसकी औसतन चौड़ाई है, ठीक है। ऊपर को ज्यादा है पश्चिमी घाट चौड़ा, और नीचे की तरफ फिर कम होता आया है। एक और बात, पश्चिमी घाट के अगर हम दूसरे नाम की बात करें कि पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, या पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रेणी पर है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये संस्कृत का नाम है सह्याद्री पर्वत। क्या बोल देते हैं इसको, सह्याद्री पर्वत भी बोल देते हैं, या ये कह देते हैं कि पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रेणी पर है, तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम क्या है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। और देखो पश्चिमी घाट जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध क्यों है, तो ये अपनी हरियाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भारत ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। एक नाम आपने सुना होगा कभी, हॉट स्पॉट, संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी गिनती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भारत में सबसे ज्यादा हरियाली वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट।
भारत में सबसे हरियाली वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है। कई बार पूछता है कि पश्चिमी घाट पर भी सबसे ज्यादा हरियाली वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो जगह है, आपने एक नाम सुना होगा, साइलेंट वैली, शांत घाटी। साइलेंट वैली या शांत घाटी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो शांत घाटी है ये कहाँ है, तो केरल में है। तो शांत घाटी केरल, यहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाली वाली जगह है। इसको एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकार की घासें, सबसे लंबी घासें, या सबसे ज्यादा भारत में जीव जंतु या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है लंबी घासें कहाँ की होती हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे, या जीवों की ज्यादा प्रजातियां कहाँ हैं, ठीक है। तो जहां पौधों की ज्यादा प्रजातियां होंगी तो उनको खाने वाले भी वही होंगे, तो जीवों की प्रजातियां भी यहीं पर ज्यादा पाई जाती हैं, साइलेंट वैली में। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस पर कुछ दर्रे हैं प्रमुख, जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सिनकोट, या सिनकोट भी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस पर दर्रे भी है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर बात करते हैं, ठीक है नहीं, तो पूर्वी घाट की बात करें तो इसको पूर्वाद्री कहा जाता है। जैसे इसको सह्याद्री कहा जाता है, वैसे इसको पूर्वाद्री, पूर्वी घाट को क्या कह दिया जाता है, तो इसको पूर्वाद्री कह दिया जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ये थोड़ा लंबा भी है ज्यादा और चौड़ा भी है, ठीक है। तो देखो मैं इधर ही लिखता हूं, उधर से शायद ना दिखे। देखो अगर मैं बात करता हूं पूर्वी घाट की लंबाई, ये आप जो देख रहे हैं ये पूर्वी घाट की लंबाई है, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की देखो लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1800 किलोमीटर में है। कितना है, 1800 किलोमीटर, ठीक है नहीं। और ये भी मैंने 1600 किलोमीटर ही लिखा था ना, चेक कर लेना एक बार, किलोमीटर ही होना चाहिए। तो 1800 किलोमीटर में ये है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें कितनी है, तो इसकी चौड़ाई भी वैसे ही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ज्यादा कम वाला सिस्टम है। कुल मिला के अगर औसतन देख लें तो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, लगभग आप 150 से 200 कह सकते हैं। 150 से 200 किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें हरियाली की, तो ये भी एक हरियाली वाला क्षेत्र है, क्योंकि देखो ये तटीय इलाके हैं, यहाँ पे पानी है, यहाँ तट है, यहाँ भी पानी है, यहाँ तट है, तो तटीय इलाके हैं। एक तो इन तटीय इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, दूसरी बात क्या है कि तटों की वजह से वहां कुछ राहत रहती है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये इसकी चौड़ाई हो गई। हरियाली के लिए ये भी एक प्रसिद्ध जगह है हमारे यहाँ। अच्छा, इसका सर्वोच्च शिखर और देख लीजिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो देखो दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो हम पढ़ लेंगे आपका उत्तर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और एक पढ़ लेंगे दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर और दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन कौन सी है, तो देखो उत्तर में जो है वो है आपकी महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी उत्तर में सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो इसकी जो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अरमाकोंडा है, अरमाकोंडा दक्षिण में है, अरमाकोंडा ये है भैया, ठीक है। महेंद्रगिरी कितना है, तो ये 1501 मीटर ऊंचा है, और ये है 1620 मीटर ऊंचा है, ठीक है नहीं। अरमाकोंडा ये आपकी कहाँ है, तो देखो महेंद्रगिरी पड़ता है उड़ीसा में, ये उड़ीसा में पड़ता है महेंद्रगिरी, और ये पड़ता है आंध्रा में। ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी और कोई पर्वत और कोई चोटियां, तो और भी हैं। पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो इस पर नल्ला मल्ला, शेवरान, ठीक है नहीं, ये प्रमुख चोटियां और हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि एक ही है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की चोटियों की, तो बता दी थी कि नहीं बताई हो तो देख लेना।
कालसुवई यहाँ ऊपर की ओर और अन्नामलाई नीचे की ओर। यहाँ कालसुवई ऊपर की ओर इसकी ऊंची चोटी है और नीचे की ओर है अन्नामलाई इसकी ऊंची चोटी। अभी उनको लिखूंगा तो आप फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से, इसके अलावा कर्नाटक में इस पर भी बाबूदान, जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध जगह है कर्नाटका में, वो पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। बाबूदान की पहाड़ियां कर्नाटका में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जगह है आपका, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। इसके अलावा एक बात और इसमें पढ़ लेते हैं, वो ये है कि आप पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की सभी ऊंची ऊंची चोटियां और जान जाइए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कई बार दिशाओं के हिसाब से पूछ लेता है, तो ध्यान देंगे। अगर भारत में चोटियों की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं, हम पूरब की चोटी पढ़ लेंगे, पश्चिम की, उत्तर की और दक्षिण की। हम सभी दिशाओं की जो उच्च शिखर हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो देखो, उच्च शिखरों की जब भी बात करेंगे हम, तो सबसे पहले पूरब की बात करें तो पूरब में जो सबसे उच्च है वो है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो अभी मैंने बताया था उड़ीसा में है, यहाँ पर स्थित है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में, ठीक है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर का है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये पूरब में सबसे ऊंचा शिखर है। बात क्लियर हो गई होगी। पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर ही यहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कालसुवई। कालसुवई, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1646 मीटर की है कालसुवई। कहाँ पड़ती है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है नहीं। और पश्चिमी घाट की उत्तर की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, कालसुवई। बात क्लियर है। अगला उत्तर की अगर बात करते हैं तो सभी जानते हैं उत्तर की तरफ सबसे ऊंची चोटी पड़ती है आपकी केटू। केटू पड़ती है गॉडविन ऑस्टिन। केटू इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर की है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अन्नामलाई। कौन सी है, अन्नामलाई, या इसका एक और नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, तो अन्नामलाई या अनाईमुड़ी है। अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये है आपका 2990 के आसपास है, 2990। अभी एक मिनट चेक कर लेता हूं इसको। अन्नामलाई नहीं, ये 2695 है, 2900 नहीं है, ये है 2695। 2695 मीटर की है ये चोटी, ठीक है। और एक और बात, कभी पूछे तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। हम कहेंगे ये पश्चिमी घाट के दक्षिण में पड़ती है, ठीक है नहीं, तो इसको सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और ऊपर की तरफ कालसुवई है सबसे ऊंची चोटी। तो दो दो चोटियां पड़ती हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक है, तो एक यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पड़ती है, एक यहाँ पड़ती है, इस तरह से। पर आपको कभी पूर्व पश्चिम में पूछे तो ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। तो ये सामान्य प्रश्न इनसे बनते रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है नहीं, चोटियों से संबंधित जो मैंने आपको कवर किए इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे वो नदियों की करेंगे। भारत में जो प्रवाह तंत्र और अपवाह तंत्र क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ HPGS जोन।